Hello everyone. Today we will start the class 10 science with the chapter 1 and the topic is chemical reaction and equation. Before knowing ki what is chemical reaction, let's recall what is chemical and physical changes. So first of all we will discuss the physical change. What is physical change? Any change in the physical properties like color, appearance, सो लाइक फोल्डिंग ऑफ पेपर या फिर रबर को स्ट्रेच करना, तो ऑल दिस इज़ फिज़िकल चेंज क्योंकि वो वापस से रिवर्स होके अपने ओरिजिनल शेप्स में आ सकते हैं. दैट इज़ फिज़िकल चेंज. एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज तभी होता है एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो कि केमिकल चेंज कब होगा व्हेन देयर इज़ एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है और वो मिलकर कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, या फिर एक ही सब्सटेंस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं और फिर वो न्यू सब्सटेंस दे रहे हैं. मतलब केमिकल चेंज हम तभी बोलते थे व्हेन देयर इज़ समथिंग न्यू इज़ फॉर्म्ड, यानी कि कोई नया सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है हम उसको केमिकल चेंज बोल रहे थे. तो केमिकल चेंज तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर कोई रिएक्शन होगा. दैट इज़ वाई केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम केमिकल रिएक्शंस. लाइक एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है दैट यू हैव टू बर्न द मैग्नीशियम रिबन. एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, उसको सैंड पेपर से क्लियर करना है, उसके बाद उसको बर्न करना है. बर्निंग मीन्स यू आर अप्लाइंग ऑक्सीजन टू इट, यानी उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं. तो मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एक वाइट कलर का फ्लेम के साथ जो है ऐश फॉर्म्ड हो रही है. वाइट फ्लेम दैट इज़ ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड. तो नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और किसकी वजह से हुआ? with the help of reaction between magnesium and oxygen. तो Mg plus O2 that is magnesium plus oxygen will give you magnesium oxide that is MgO. सो यहाँ पर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? न्यू सब्सटेंस है. सो हेयर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस विच गिव्स यू द न्यू सब्सटेंस दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर. समर्स में अगर हम मिल्क को बाहर छोड़ दें तो क्या होगा? अगर हम फूड को कुक करते हैं तो क्या होता है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? आप इन सभी एग्जाम्पल में नोटिस करोगे कि जो इनका इनिशियल फॉर्म है यानी शुरुआती फॉर्म है और कुछ टाइम बाद आप उसके फॉर्म को देखोगे तो बदल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू फॉर्म हुआ है. जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद ग्लूकोज इन आवर बॉडी and that will produce energy. Energy is a new substance. तो इसमें क्या है? इनिशियल फॉर्म जो है किसी भी सब्सटेंस का वो बदल जाएगा बाद में. तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? कोई ना कोई रिएक्शन जो है हो रही है. दैट इज़ वाई ऑल दिस ऑल्सो कम्स अंडर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस. एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें यू हैव टू टेक अ फ्लास्क. फ्लास्क के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप कुछ जिंक के क्रिस्टल्स यानी कि ग्रैनुअल्स को लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर दीजिए. आफ्टर एडिंग एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि बबल्स बनना शुरू हो गए हैं. अब ये जो बबल्स का फॉर्मेशन है ये क्या शो कर रहा है? कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हुए है, यानी कि देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक ग्रैनुअल्स. जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में एक रिएक्शन हुआ जिसने हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया. सो दिस इज़ अ रिएक्शन. और इसमें एक और चेंज आएगा, देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. हाथ लगाकर अगर फ्लास्क को देखेंगे यू विल ऑब्जर्व कि जो है हीट भी जो है लिबरेट हो रही है एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग. और बबल्स क्या शो कर रहे हैं? दैट हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है. तो ऑल दिस इज़ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है? स्टेट में भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है, कलर में भी चेंज आ सकता है. तो ये सब क्या शो करेगा आपको? दैट समथिंग इज़ रिएक्टिंग विद ईच अदर, यानी कि कोई रिएक्शन जो है वो हो रहा है एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉजिंग इन द चेंज इन कलर और स्टेट और टेम्परेचर. नाउ आप प्रॉपर इफ़ यू वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम क्या बोलेंगे
कि प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल, दो केमिकल्स के बीच में होना, रिएक्शन होना, और उस रिएक्शन की वजह से एक नए केमिकल का फॉर्म होना इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल. लाइक इसमें शो किया हुआ है दैट ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड बोथ टुगेदर बोथ विल प्रोड्यूस व्हाट, H2O, that is water. H2 plus O2 will give you H2O, that is water. Water is what? A new chemical is formed, new substance is formed. Now what is the chemical equation? अब हमने रिएक्शन तो पढ़ लिया कि रिएक्शन क्या है. जब भी दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हमने उसको केमिकल रिएक्शन बोल दिया. अब इसी रिएक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सिंबल्स के साथ, बस इस रिएक्शन को उठाकर सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन. क्योंकि उसमें हम कुछ सिंबल यूज़ करेंगे, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ साइन यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट केमिकल इक्वेशन. सो what is chemical equation? The symbolic representation of chemical reactions what involves what, फॉर्मूला एंड सिम्बल्स. जैसे कि इसमें जहाँ पर हमने वहाँ देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है. तो दैट इज़ सिंपल रिएक्शन वी आर शोइंग. इसी को अगर हमें फॉर्मूले यानी कि सिम्बल्स के साथ दिखाना है तो फॉर हाइड्रोजन वी राइट H2, देन फॉर ऑक्सीजन वी राइट O2 एंड दैट विल गिव यू H2O, दैट इज़ वाटर. तो इसमें क्या हो गया, साइन प्लस का यूज़ हुआ है एंड विद दैट कोफिशिएंट का यूज़ हुआ है, विद दैट सिम्बल का यूज़ हुआ है. तो ऑल दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए इसको केमिकल इक्वेशन बोला गया. अब जो रिएक्ट करते हैं सब्सटेंसेस उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. जिनके बीच रिएक्शन हुआ, जिन्होंने रिएक्शन किया कोई न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स. एंड जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्शन के अंदर उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. इन दोनों के बीच में एरो का साइन होता है, और अगर रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा है तो उनके बीच प्लस का साइन होगा, और प्रोडक्ट्स में भी अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वहाँ पर भी प्लस सिंबल का यूज़ होगा उनके बीच में. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं. फॉर्मूलाज हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है कि हाउ टू राइट अ फॉर्मूला. अगर अभी किसी को याद नहीं है तो यू कैन गो थ्रू दोज चैप्टर्स टू लर्न दैट. अब एक इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो हाउ विल यू राइट. देखो अभी मैंने बताया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको हम इक्वेशन के राइट साइड लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन होना चाहिए. रिएक्टेंट्स के बाद हम एक एरो लगाते हैं और उस एरो के बाद हमें प्रोडक्ट लिखना होता है, और प्रोडक्ट्स के बीच में भी हमें प्लस का साइन पुट करना है अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने हैं तो. और स्टेट्स भी उनके साइड में लिखे जाते हैं. अब ये स्टेट्स वो आगे समझेंगे कि स्टेट्स क्या है और कैसे लिखने हैं. ब्रैकेट में स्टेट्स लिखने होते हैं विद द सिंबल ऑफ द केमिकल. स्टेट क्या हो सकता है, सॉलिड है. अगर कोई सॉलिड रिएक्ट कर रहा है तो ब्रैकेट में S लिखना है. अगर कोई गैस रिएक्ट कर रहा है उसके साथ तो ब्रैकेट में G लिखना है. लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिखना है, और एक्वस है तो ब्रैकेट में AQ लिखना है. एक्वस व्हाट इज एक्वस, जब भी हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो दैट सॉल्यूशन बिकम एक्वस सॉल्यूशन, एडिंग वाटर टू अ सॉल्यूशन. अभी रिएक्टेंट ये एग्जाम्पल से शो किया गया है कि कैसे वी कैन राइट द इक्वेशन विद अ सिंबल, साइन, फॉर्मूला एंड विद अ स्टेट ऑल्सो. जैसे कि पहला एग्जाम्पल वही H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O. H2 क्या था, गैस था, सो वी राइट हेयर G इन द ब्रैकेट. O2 भी क्या है, एक गैस है, तो वी हैव रिटन G ओनली इन द ब्रैकेट. और वो हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, H2O. लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिक्विड लिखा है. और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हमने क्या लगाया है, एरो का साइन लगाया है. एंड बिटवीन द रिएक्टेंट्स वी हैव पुट द साइन ऑफ प्लस.
सेम विद द नेक्स्ट टू एग्जाम्पल. जिंक क्या है, सॉलिड है, तो वी हैव रिटन एस इन द ब्रैकेट. क्लोराइड क्या है, इट्स अ क्लोरीन क्या है, इट्स अ गैस, तो हमने उसको जी लिखा है. जिंक क्लोराइड अगेन बिकम द सॉलिड, तो हमने ब्रैकेट में एस लिखा है. सेम विद एच सी एल. एच सी एल क्या एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि वाटर में ऐड करने के बाद इट बिकम एक्वस सोल्यूशन. सो एच सी एल को ए क्यू लिखा है ब्रैकेट में. सेम विद द एन ओ एच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी हमने ए क्यू लिखा है. इट विल फॉर्म वॉट, एन ए सी एल, सोडियम क्लोराइड दैट इज एक्वस, प्लस एच टू ओ क्या होता है, वाटर इट्स लिक्विड, तो ब्रैकेट में एल लिखा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन. नाउ अब हमने केमिकल रिएक्शंस देख लिया क्या होता है, इक्वेशन यानी कि उसको लिखते कैसे ये देख लिया है. लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बैलेंस ही थी केमिकल इक्वेशंस, तो हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? बैलेंस मीन्स number of atoms in the product, product is should be equal into the number of atoms in the reactant. यानी reactants के अंदर जितने भी atoms एलिमेंट के, उतने ही atoms जो हैं प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए. तभी वो क्या होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन होगा. अदरवाइज हम उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द product side should be in the reactant side should be equal to the number of atom of each element of product. जैसे कि पहले जो हमने इक्वेशन देखी थी दैट मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को अगर हमें बैलेंस करना है तो व्हाट वी विल सी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड देखो, पहले ऑक्सीजन में कितना दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2. ऑक्सीजन के साथ क्या है, 2 है. तो हमें प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन को 2 करना होगा, तो हमने प्रोडक्ट के साइड में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया. लेकिन वहाँ 2 लिखने की वजह से Mg भी क्या हो गया, मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 हो गया. तो अब हमें रिएक्ट साइड भी क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के साइड भी 2 लगाना पड़ेगा. तो फाइनल जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, 2Mg प्लस O2 विल गिव यू 2MgO. अब ये हुई बैलेंस्ड इक्वेशन. अभी अब हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे. दैट इज Fe प्लस H2O विल गिव यू Fe3O4 प्लस H2. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दैट यू हैव टू लुक कि सबसे ज़्यादा आपको किसका जो है एटम दिखाई दे रहा है. वी विल लुक है कि Fe3O4 यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन इज़ हैविंग 4 विद इट. तो हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड भी क्या करना होगा, ऑक्सीजन को 4 बनाना होगा. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 4 मिलाने के लिए यू हैव टू ऐड 4 ओवर हेयर. अब यहाँ पर 4 ऐड करने से H2 के साथ क्या हुआ, इट ऑल्सो बिकम 4. अब रिएक्टेंट साइड में ये 4 हो गया है, तो वी हैव टू मेक इट प्रोडक्ट साइड में भी 4. तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दैट हाइड्रोजन के साथ यू विल ऐड 4. तो अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड. नाउ वी आर लेफ्ट विद द Fe. सो यहाँ पर reactant side में we are having only one Fe, and in the product side we are having 3 with the Fe. So we will make it 3 in the reactant side. अब reactant side पे क्या करना है, हमें इसको 3 बनाना है. तो थर्ड स्टेप में हमारा यही है कि हमने Fe को क्या बना दिया, 3. तो अब हम इसको देखेंगे तो we have all the elements balanced like in the reactant side as well as in the product side. जैसे कि Fe3 है reactant में, तो इसमें भी क्या है, product में भी it is 3. same with the H2 and oxygen. So final हमारा क्या रहेगा, we have to add the states. अब इसमें स्टेट ऐड करना है. स्टेट्स यानी कि वेदर इट इज़ सॉलिड, गैस और लिक्विड. तो Fe इज़ व्हाट, Fe क्या है, सॉलिड है. H2O क्या है, गैस है. Fe3O4 क्या बन गया, अगेन सॉलिड, एंड H2 क्या है, गैस है. तो हमने ब्रैकेट्स में इनके स्टेट भी इन्वॉल्व कर दिए हैं यहाँ पे. लेट्स मूव फॉरवर्ड.
नेक्स्ट हेयर इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अभी हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन के. सो वील गो विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो है या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. यानी कि रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन के बाद क्या है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे. लाइक हेयर ए प्लस बी, there are two reactants but product is only one, that is AB is formed. तो एक एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर है दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू द वाटर इनसाइड अ बीकर. तो व्हाट हैपन्स, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ एकदम वायलेंटली विग्रसली रिएक्ट करेगा और उसके बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम. क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं. कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है, व्हाट इज़ द फॉर्म केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम और एंड स्लेग लाइम. सो क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड स्लेग लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम वाइट वॉश, अपने घर में जो वाइट वॉश होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं. तो जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, स्लेग लाइम बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. स्लेग लाइम के बारे में थोड़ा आगे पढ़ना है कि जो स्लेग लाइम है वो किसकी वजह से क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वाइट वॉश यूज़ करने के लिए होता है. जो वॉल्स में हम लोग अपने घर पे वाइट वॉशिंग करते हैं उसके अंदर. अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 के साथ जो एयर में प्रेजेंट है, लाइक हमने वाइट वॉश करके छोड़ दिया है, तो इफ़ एयर एक्सपोज हो गया एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और कुछ टाइम बाद क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बना देगी, जिसकी वजह से जो है एक शाइनी फिनिश आ जाता है. बाद में 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि वाइट वॉशिंग करने के बाद एकदम फिनिश आ रहा है, शाइनी वाइट हो गया है वो एकदम से. तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि जो स्लेट लाइम है उसने किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्ट किया है, यानी कि CaOH होल 2 विल प्लस CO2 विल गिव यू CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो मार्बल है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे थे. जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड वाज रिएक्टिंग विद वाटर to give, यहाँ पर H2O and CaO were the two reactants, but they were giving the only one product. वो one product दे रहे थे, that is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम. लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट सिंगल होगा लेकिन जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो या दो से ज़्यादा बनेंगे. जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है कि ए बी यानी कि एक ही रिएक्टेंट था, उसने टूट कर डिकम्पोज होकर ए और बी दो प्रोडक्ट्स को फॉर्म किया. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को, जो अभी हमने प्रीवियस में देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, यू विल प्रोवाइड हीट टू द कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा किस किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो एक रिएक्टेंट ने डिकम्पोज होकर दो जो है प्रोडक्ट बनाए, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड दैट इज़ क्विक लाइम प्लस CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, उसके क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे, एक ट्यूब में डालकर जो है जब बर्न करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यू विल सी सम चेंजेस. तो वो जो फेरस सल्फेट है उसके साथ क्या हुआ, वो सिंगल रिएक्टेंट था FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट एक सिंगल रिएक्टेंट था. उसको जब हमने हीट दी, इट जस्ट डीकम्पोज, वो डीकम्पोज ब्रेक डाउन हो गया किस किस में, Fe2O3 यानी कि ऑक्साइड बना दिया उसने, फेरिक ऑक्साइड बनाया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज़ की. तो
अभी सिंगल जो रिएक्टेंट है वो किस तीन प्रोडक्ट्स में जो है डिकम्पोज हो गया, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. Next, third reaction is displacement reaction. Now what is displacement reaction? जब सॉरी जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले की जगह ले लेता है. इट जस्ट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, अपने कंपाउंड में से उसको हटाकर उसकी जगह ले लेता है. दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डेफिनेशन के फॉर्म में यू कैन रीड इट. व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लाइक हियर, यहाँ पे आप बॉल के कलर से समझिए कि ए बी प्लस सी दिया हुआ है, देन ए प्लस बी प्लस सी. अब बी, that blue and pink color is shown in AB and then C, then A जो है वो अकेला रह जाएगा, क्योंकि वो क्या है, जो B है दैट इज़ मोर रिएक्टिव, उसने C के साथ जगह ले ली. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि आप इसमें NCERT में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यू हैव टू टेक इन अ टेस्ट ट्यूब. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा निकाल के आप प्रिजर्व कर लोगे, क्योंकि बाद में कलर कंपैरिजन के काम आएगा. 2 नेल्स लो, एक नेल को आप बाहर निकाल के रखो एज इट इज़, और एक नेल को जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डुबा दो. उस डुबाने के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व सम चेंजेस. अब वो चेंजेस क्या क्या होंगे, इसके अंदर पहले रिएक्शन को समझो. क्या हुआ, जो आयरन है Fe यानी आयरन है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, CuSO4 दैट इज़ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया. अब हुआ क्या, जो आयरन है, आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया. फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने Cu को उठाया और उसकी जगह से फेंक दिया और कॉपर की जगह वो खुद आ गया. क्यों, क्योंकि बोला कि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं रहूँगा यहाँ पर, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है इसलिए उसको उठाकर बाहर फेंक दिया. तो क्या हुआ, Fe कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर कॉपर की जगह ले ली एंड फॉर्म्ड आयरन सल्फेट विद कॉपर इन एडिशन. तो इस रिएक्शन में आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड द एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या है, कॉपर का जो कलर है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो गया, इट बिकम ब्राउन. नेक्स्ट, these आर दी अदर एग्जाम्पल्स. इसमें जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर की जगह ले रहा है. देन इट्स फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस Cu. सेम विद लेड एंड कॉपर. लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो कॉपर की जगह ले लेगा लेड, और वो लेड क्लोराइड बनाएगा. तो जिंक और लेड क्या है, दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और उन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, यानी कि उसके कंपाउंड में से. नेक्स्ट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा था, विच इज़ मोर रिएक्टिव. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, यानी आपस में एक दूसरे के आयंस के बीच में इनका एक्सचेंज होगा. लाइक ए बी पहले साथ था, फिर CD साथ था, एंड इट गिव्स AD, यानी कि जो D है वो CD में से निकल कर इधर आ गया, एंड B फ्रॉम AB गोज़ टू CB. जैसे कि इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, दैट इज़ सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ आपको बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाना है. जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो बेरियम और ये सोडियम आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे. सल्फेट के साथ बेरियम आ जाएगा, क्लोराइड के साथ सोडियम आ जाएगा. तो देयर इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज, इनका आपस में आयंस इन्होंने एक्सचेंज कर लिया अपने, कि तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ.
इट्स लाइक दैट टाइप। तो इसमें क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, आपस में बातचीत करके म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, तो जब हमने सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ बेरियम सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ इसको मिलाया तो क्या हुआ कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, दैट इज़ BaSO4 बेरियम सल्फेट। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया आयंस का। और जो दूसरा प्रोडक्ट था सोडियम क्लोराइड, वो सोल्यूशन में एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है दी जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन को एक एनर्जी दी जा रही है टू टेक प्लेस। और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम हीट अप्लाई करेंगे, अभी पढ़ा था हमने, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट देनी पड़ी, दैट इज़ वाई इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आगे जो एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे तो इट्स गिविंग CaOH3 प्लस इट इज़ ऑल्सो रिलीजिंग हीट एनर्जी। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, जहाँ पर हीट क्या एनर्जी क्या है, रिलीज़ हुई है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को कैसे समझोगे, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या है, ऐड होगी। और रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीजन लॉस होगा, यानी ऑक्सीजन वहाँ से चला जाएगा तो रिडक्शन आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन। इसको दूसरे टर्म में भी समझ सकते हैं, अगर हाइड्रोजन का लॉस हुआ, हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन आ गया तो वो रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो रिडक्शन है। ठीक है, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, Cu+O2 विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को बर्न करेंगे, कॉपर पाउडर लेंगे, उसको बर्न करेंगे तो क्या है, उस पर ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, जिसकी वजह से वो ब्राउन हो जाएगा। तो ऑक्साइड लेयर कब डिपॉजिट हो गई, क्योंकि हमने उसको हीट किया, यानी ऑक्सीजन अप्लाई किया, यानी कॉपर में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कॉपर पे, तो दैट इज साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। साइट ऑफ रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से गया, O2 से चला गया, तो वो साइट ऑफ रिडक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन कराएगा, तो O2 की वजह से ही तो एक OCU के पास गया, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि उसकी वजह से O2 के अंदर रिडक्शन हुआ है, दैट इज़ वाई कॉपर इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, जहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ रिडक्शन हो रहा है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वही एग्जाम्पल है, जब कॉपर पाउडर को हम जो है ट्राइपॉड स्टैंड पे रख कर बर्न करेंगे, यानी कि हीट सप्लाई करेंगे, तो ब्लैक कलर कोटिंग विल अपीयर ना, ब्लैक कलर का जो है कोटिंग डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर पाउडर के ऊपर। तो वो ब्लैक कलर किसकी वजह से है, क्योंकि हमने उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और उसकी वजह से क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गई, जिसमें हम Co+O2 विल गिव यू CuO, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। और अगर इसी CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को हम रिवर्स कर दें, इसमें हाइड्रोजन पास कर दें, अब हाइड्रोजन पास करें, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। मैंने बोला ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ व्हाट, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जब हमने ऐड किया तो वो वापस से हमें कॉपर मिल जाएगा एंड H2O विल बी रिड्यूस। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है कॉपर में से ऑक्सीजन चला गया तो उसका रिडक्शन हो गया, और H2 हाइड्रोजन में जो है O आ गया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जहाँ पर साइमल्टेनियसली अगर एक साथ किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जहाँ पर लगातार एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली दे आर टेकिंग प्लेस, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल कम अप विद कोरोजन। कोरोजन क्या होता है,
जब भी कोई मेटेलिक सब्सटेंस है और उसके जो है एनवायरनमेंट में जैसे वाटर है या एयर है या एसिड है, उसके साथ अगर सब्सटेंस क्या है रिएक्ट करता है तो उसके अपीयरेंस में कुछ चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंस क्या हो गया, कोरोड हो गया है। और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आयरन का एग्जांपल लेते हैं। जब आयरन जो है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रेड कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, कोरोजन हो गया। पहले आयरन नेल ऐसी थी, लेकिन अगर उसको एयर और मॉइस्चर के साथ प्रोवाइड कराया गया तो क्या हो गया, उसके ऊपर रेड कलर की लेयर डिपॉजिट हो गई, दैट इज़ रस्टिंग। सेम विद द कॉपर। कॉपर में भी क्या है, कॉपर में भी जब कोरोजन होता है तो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एक ब्लूइश ग्रीन, हल्का ब्लूइश ग्रीन कलर का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे तो इट्स कलर फेडेड और ब्लूइश ग्रीन लेयर जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। सेम विद द सिल्वर। सिल्वर के साथ भी क्या होता है, अगर वो सल्फ़र के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है तो वो ब्लैक कलर की कोटिंग, सिल्वर की जो रिंग्स होती है उनके ऊपर आपने देखा वो काली पड़ जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो कोरोजन। नेक्स्ट इज़ रेंसिडिटी। जब भी किसी ऑयली फूड का जिसके अंदर फैट या ऑयल है, अगर उसका टेस्ट या ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अगर हम उसको एयर में एक्सपोज्ड रख देते हैं, यानी कि हवा में बाहर अगर बहुत टाइम के लिए रखा है तो क्या होगा, उसका टेस्ट या उसका ऑर्डर या उसका अपीयरेंस क्या है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि एप्पल को अगर आप काट के थोड़ी देर बाहर रख देते हैं, यू विल सी कि ब्लैक कलर का हो गया है। सेम विद द पोटैटो। चिप्स होती हैं, अगर उनको बाहर रख दिया जाए तो दे ऑल्सो बिगिन टू अपीयर ब्लैक, और उनका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रैंसिडिटी बोलेंगे। जैसे कि ये चिप्स आप देख रहे हैं, इनको बाहर छोड़ दिया है बहुत टाइम तक तो क्या हो गया, इसमें रैंसिडिटी हो गई। तो और अगर इसको रोकना है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी तो हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों कैसे प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन है उसमें, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो अगर आपको ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकना है तो यू हैव टू टेक दी हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट फूले हुए क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग नाइट्रोजन गैस इनसाइड इट। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है तो वो रैंसिडिटी को रोकता है। So that's all in this chapter. I hope you understand that what is chemical reaction, what is chemical equation, then balancing the chemical equation, then adding the state to the chemical equation. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, about corrosion, about rancidity, about oxidation and reduction, about redox reaction, and about what, endothermic and exothermic. These were all the key points that we have discussed in this chapter. I hope you understood it. कोई भी problem है then you can comment in the comment section. Thank you. Please like, share and subscribe.